एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। क्लास 11 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन, बहुत इजी भी है और बड़ा आसान भी है। इसके बारे में हम आज बात करेंगे विस्तार से, और इस वीडियो के बाद एक आध वीडियो और लेकर के आपको चैप्टर फिनिश भी करवा देंगे। आसान चैप्टर है। देखिए, इसको समझने के लिए आपको कुछ बातें पहले बताते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है कि जो अकाउंट की टर्म्स होती है, अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशन होती है, उनको एक इक्वेशन के रूप में पुट कर दिया जाता है। जैसे एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी हमेशा बैलेंस रहती है। अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है, अगर आपने ठीक से प्लेस किया हुआ तो एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी ये हमेशा बैलेंस रहती है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अकाउंट में, जिसको बोलते हैं डुअल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को वैलिडेट भी करती है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं और उसी की वजह से बैलेंस शीट बैलेंस रहती है और एसेट लायबिलिटी हमेशा बराबर रहती है। तो उसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड भी अकाउंटिंग इक्वेशन, और अकाउंटिंग इक्वेशन जब बराबर हो जाती है तो ये इस बात को सर्टिफाई भी करती है कि डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल बिल्कुल करेक्ट है। तो इसके बारे में आज बात करेंगे। तो देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन की बेस्ट फॉर्म होती है एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। लेकिन आपको बिल्कुल ऐसे तो मिलेगा नहीं, एसेट के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लायबिलिटी के होते हैं। तो वो हम डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स है एसेट लायबिलिटी के, उनको एक बार समझ लेते हैं क्या है और कहां पर उनको यूज करना है, उनमें क्या क्या चीजें नोट करनी होती है। देखिए, सबसे पहले एसेट के कुछ पार्ट देख लेते हैं। एसेट के जो मेन पार्ट है कैश बैंक, तो ऑब्वियसली कैश और बैंक तो एसेट होता ही है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म इसमें है कि डेटर्स। डेटर्स होते हैं यूज्ड फॉर क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। देखिए, बिजनेस में आपको उधार तो बेचना ही पड़ेगा। तो जब आप उधार बेचेंगे तो जो पर्सन हमसे खरीद रहे उधार, यानी कि जिनको हम उधार बेच रहे हैं, वो लोग हमारे डेटर्स होते हैं। और वो एसेट है क्योंकि फ्यूचर में हम वो पेमेंट करेंगे। स्टॉक, स्टॉक क्या होता है? यूज्ड फॉर परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स वेदर इन कैश और इन काइंड। अगर आपने गुड्स खरीदी है या बेची है, चाहे नगद चाहे उधार, वो आपको स्टॉक में यूज करना है। अगर आपने गुड्स खरीदी है तो आपके पास गुड्स आएगी, प्लस कर देना। और आपने गुड्स बेची है तो आपके पास से गुड्स चली जाएगी, आप माइनस कर देना। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ऑब्वियस एसेट, बिल्कुल इसमें कुछ बात ही नहीं है दिक्कत की। फर्नीचर, फिक्सचर्स, इन्वेस्टमेंट, ये सब भी एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, देखिए प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है अगर आपने एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर दिए। जैसे रेंट है, अगर आपने फरवरी में रेंट किया और आपने मार्च अप्रैल में आगे 3-4 महीने का दे दिया, तो वो प्रीपेड रेंट हो जाता है, तो एसेट बन जाता है। और उसको भी आप इसमें ध्यान रखना। बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल होता है कि अगर हमने किसी से पैसा लेने, लेकिन उसके बाद अभी पैसा नहीं हमें देने के लिए फिलहाल, तो क्या करते हैं कि हम बिल लिखते हैं, वो एक्सेप्ट करके हमें लौटा देता है। चाहे तो हम उस बिल का पैसा अभी बैंक से ले सकते हैं, चाहे तो अपने पास रखें, ड्यू डेट पर उसका पैसा ले लेंगे। ये आपके कोर्स में एक चैप्टर भी है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसमें भी आएगा आपको। तो ये कुछ मेन एसेट्स हैं जो आपको यूज करनी पड़ेंगे अकाउंटिंग मिशन में। उसके अलावा इसमें जो कैपिटल है, ये कैपिटल होता है ओनर्स कंट्रीब्यूशन इनटू बिजनेस, यानी कि बिजनेस का मालिक जो बिजनेस में पैसा लगाता है, इन्वेस्ट करता है, उसको कैपिटल बोलते हैं। लाइबिलिटी की कुछ मेन टर्म्स है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स होते हैं यूज्ड फॉर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। बिजनेस में जैसे आप उधार बेच रहे हैं ना, ये यूज्ड फॉर क्रेडिट सेल, ऐसे ही आपको उधार खरीदना भी पड़ता है, क्रेडिट में परचेज भी करना पड़ता है। तो जिन लोगों से हम क्रेडिट पे परचेस कर रहे हैं वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, हमें फ्यूचर में उनको पेमेंट करना पड़ेगा, इसलिए हमारी लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं एक्सपेंसिव ड्यू बट नॉट पेड, यानी कि एक्सपेंसिव पेमेंट के लिए ड्यू हो चुके हैं लेकिन हमने अभी पेमेंट किया नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी बंदे ने हमारे पास 1 महीना नौकरी कर ली है अभी, तो उसकी सैलरी ड्यू हो चुकी है या वेजेस ड्यू हो चुकी है, लेकिन हमने पेमेंट नहीं किया, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाएगा। बिल्स पेबल होते हैं बिल रिसीवेबल की तरह ही है। अगर हमने किसी से कुछ खरीदा और हमारे पास अभी देने के लिए पैसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको कहेंगे आप बिल लिखो, हम एक्सेप्ट कर देते हैं। तो हम एक्सेप्ट करके उसे बिल लौटा देंगे, तो हमें वो बिल फ्यूचर में पे करने हैं, लायबिलिटी हमारे लिए बिल्स पेएबल हो जाता है। इस तरह से लोन लिया है या बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो वो सब भी हमारे लिए लायबिलिटीज है। देखिए, कुछ और फैक्ट्स भी हैं जो आपको थोड़े समझने होंगे। इसमें सबसे पहला फैक्ट है कि देयर इज नो कॉलम फॉर एक्सपेंसेस पेड सच एज रेंट, इंटरेस्ट, सैलरी, वेजेस, कमीशन एक्सेट्रा। तो देखिए, नो कॉलम मेड, इनके लिए कोई कॉलम नहीं बनाना। इसका मतलब क्या है कि जो ये एसेट्स लिखी आपने, ये एसेट हुई, कैपिटल हुई, लायबिलिटीज हुई, इन सब के लिए आपको कॉलम बनाने पड़ेंगे। कैसे कॉलम? देखिए, जैसे हमने क्वेश्चन के लिए बना के रखे, मैं बताता हूँ। ये कॉलम इस तरह भी हम एसेट लिखेंगे, कौन सी एसेट है कौन सी लायबिलिटी है। इस तरह के कॉलम बनते हैं किसके लिए?
ये सब जो आपने भी एसेट्स और लाइबिलिटी समझी, अगर ये क्वेश्चन में दी हुई है तो आपको इनके लिए सेपरेट कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक्सपेंसेस है, जैसे रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड, सैलरीज पेड, वेजेस पेड, कमीशन पेड, इस तरह का कोई भी खर्चा, और भी खर्चे होते हैं, एडवर्टाइजमेंट है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, अगर आपने पे किया है तो वो एक्सपेंसेस है, तो उनके लिए कोई सेपरेट कॉलम, कोई एक्स्ट्रा एडिशनल कॉलम उनके लिए नहीं बनता। तो फिर ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट ये है कि दे आर डिडक्टेड फ्रॉम कैश एंड कैपिटल, कैश और कैपिटल में से उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। जैसे एक्सपेंसेस के लिए कोई कॉलम नहीं बनता, उसी तरह से इनकम के लिए भी कोई कॉलम नहीं बनता। देयर इज नो कॉलम फॉर इनकम रिसीव। अगर कोई इनकम आपको मिल रही है, जैसे रेंट, इंटरेस्ट, सेल, कमीशन, ये सब इनकम होती है, अगर ये आपको मिल रही है तो इनके लिए भी कोई कॉलम नहीं बनेगा। इनका ट्रीटमेंट क्या है? दे आर एडिड टू कैश एंड कैपिटल, उनको कैश में और कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इनके लिए भी कोई कॉलम नहीं बनता, इनको कैपिटल में ही सब्ट्रैक्ट करता है, कैपिटल में ही प्लस कर देता है। एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल, कैपिटल में इनको ऐड करते हैं और कैपिटल से ही इनको सब्ट्रैक्ट भी कर दिया जाता है। लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स, एसेट्स, किसी गुड्स को, जो गुड्स जिसका हम बिजनेस करते हैं, गुड्स को बेचने पे अगर हमें कोई लॉस हो गया, या कोई एसेट बेचने पे लॉस हो गया, तो उस लॉस का क्या करेंगे? उस लॉस को करते हैं सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल, यानी कि कैपिटल में से लेस कर देंगे। इसी तरह से अगर गेन हो जाता है, फायदा हो जाता है गुड्स को बेचने में या एसेट को बेचने में, तो उसको दे आर एडिड टू कैपिटल, उनको कैपिटल में ऐड करेंगे, यानी कि प्रॉफिट को उसके। तो ये कुछ बातें आपको नोट कर लेनी है पहले। इनका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे इनको लिख लें किसी कॉपी में अपनी नोटबुक में। तो आइए क्वेश्चन करके समझते हैं, ये जो सारी चीज हमने पढ़ी इनको इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में कितने कॉलम बनेंगे एसेट्स के, कितने बनेंगे लाइबिलिटीज के, पहले ही मालूम कर लेंगे तो हमको बाद में काट छाट नहीं करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं एसेट, इधर लिखते हैं कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। कौन कौन से कॉलम एसेट्स में, कौन कौन से कॉलम हमें लाइबिलिटी में बनाने हैं। तो हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, आपको पता ही है, उसी हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कौन कौन से कॉलम बनेंगे। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो एक तो कैश का कॉलम आपको बनाना पड़ जाएगा जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और दूसरा कैपिटल बन जाएगा सर। तो कैपिटल में ऑलरेडी लिखा है, लिख देते हैं यहाँ पर से कैपिटल। परचेज गुड्स फॉर कैश, तो आपको क्या होगा इसमें, गुड्स आपके पास आएगी और कैश जाएगी। तो गुड्स के लिए हमने आपको बताया था कि स्टॉक का एक अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, कैश का ऑलरेडी बना हुआ है। पेड कमीशन एक्सपेंसेस है, तो इसके लिए हम आपको बताया था कि एक्सपेंसेस का कोई कॉलम नहीं बनता है, कैश और कैपिटल से माइनस होगा, वो ऑलरेडी बने हुए हैं। सोल्ड गुड्स टू अरुण वर्थ 25,000, तो इसके लिए आपको स्टॉक का तो कॉलम बना ही हुआ है, एक डेटर का कॉलम आपको और बनाना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे डेटर्स। इसके बाद है परचेज गुड्स फ्रॉम आदर्श वर्थ ₹12,000, तो स्टॉक गुड्स आएगी, उसको स्टॉक में इंक्लूड कर लेंगे, और उधर उधार खरीदिया, नाम दिया हुआ तो उधार हो गया, तो और यहाँ पर इसका मतलब क्रेडिट परचेज में जो कॉलम बनता है बना देंगे क्रेडिटर्स का। इसके बाद रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम कुणाल, तो ये तो इनकम का कॉलम है, इसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा कॉलम नहीं बनाना, इनकम का आइटम है ये, रिसीव्ड इंटरेस्ट। तो ये कैश और कैपिटल में प्लस होगा, दोनों बने हुए हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10 फॉर 15, तो स्टॉक और कैश में एडजस्ट होगा, उसके दोनों कॉलम बने। रेंट आउटस्टैंडिंग, यानी कि रेंट ड्यू बट नॉट पेड, तो इसके लिए आपको एक कॉलम लाइबिलिटी में अलग से बनाना पड़ेगा, रेंट आउटस्टैंडिंग। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल में ही प्लस माइनस हो जाएगा, कोई एक्स्ट्रा कॉलम नहीं बनाना, वो बना हुआ है पहले। गुड्स कॉस्टिंग 1,000 बट लॉस्ट बाय फायर, तो स्टॉक और कैपिटल पे एडजस्ट हो जाएगा, तो कोई कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब तीन कॉलम आपको एसेट पे और तीन कॉलम आपको लाइबिलिटी सेट पे बनाने पड़ेंगे। तो देखिए हम पहले इनके नाम लिख लेते हैं। कैश स्टॉक डेटर, ये एसेट के कॉलम है, हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे कैश, पहले कॉलम में लिख देते हैं कैश, दूसरे में हम लिखेंगे स्टॉक, और फिर यहाँ लिखेंगे डेटर्स। लाइबिलिटी में आपका पहला कॉलम तो कैपिटल का ही है, तो यहाँ हम लिख देते हैं कैपिटल। दूसरा कॉलम हमने बनाया था क्रेडिटर्स का, जिनसे क्रेडिट में परचेज करेंगे उनका यहाँ लिखेंगे नाम। और तीसरा कॉलम हमारा है रेंट आउटस्टैंडिंग, यहाँ हम लिखेंगे रेंट, शॉर्ट में लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग। अब एग्जाम में पूरे लिखना। तो ये कॉलम हमने पहचान लिए। अब हमें क्या करना है, एक एक करके पढ़ना है,
और देखना है कौन सा ट्रांजेक्शन कहां पर जाएगा। तो पहला ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹70,000। तो क्या हुआ, बिजनेस में कैश आई और कैपिटल के रूप में आपकी एक लाइबिलिटी बनी। तो ट्रांजेक्शन नंबर 1 डालेंगे यहाँ पर। यहाँ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, लिखेंगे नहीं तब भी चलेगा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बता देंगे तो और अच्छा रहेगा। शॉर्ट में आप लिख दें स्टार्टेड बिजनेस, बस इतना ही लिखना काफी है। 70,000 से बिजनेस स्टार्ट किया तो कैपिटल कैश आपके पास आ गई 70,000 रुपया, और ये कॉलम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका, 70,000 आपकी कैपिटल हो गई, और ये दोनों कॉलम भी आपके भी ब्लैंक रहेंगे। ये पहला ट्रांजेक्शन। उसके बाद सेकंड ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000, 30,000 रुपए की गुड्स आपने नगद खरीदी। तो शॉर्ट में थोड़ा सा लिख दें परचेज गुड्स, बस इतना ही लिखना बहुत रहेगा, परचेज गुड्स। कई टीचर इसको नहीं लिखते हैं, तो वो कोई जरूरी भी नहीं है, आप डायरेक्ट ही यहां से शुरू कर सकते हैं। तो गुड्स खरीदी कितने की, 30,000 की। तो 30,000 रुपए कैश चली जाएगी हमारे पास से, और 30,000 रुपए हमारे पास स्टॉक आ जाएगा, गुड्स आ जाएगी जो कि स्टॉक में इंक्लूड होती है, ये प्लस हो जाएगा, बाकी सारे कॉलम ब्लैंक रहेंगे। अब जैसे ही आपके ट्रांजेक्शन एक के बाद दूसरा हो जाएगा, दो ट्रांजेक्शन से आपको फिर क्या है, हर ट्रांजेक्शन के बाद बैलेंस निकालना जरूरी होगा। तो हम इनका क्या करेंगे, बैलेंस निकाल लेंगे। और 70 में से 30 गया 40,000, 30,000, ये 70 हो गया, और इधर कैपिटल 70। हर ट्रांजेक्शन के बाद आप चेक भी कर लें कि अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। अगर बैलेंस एक नहीं होगी तो उसका आगे की सारी डिसबैलेंस होंगी। तो 40, 30, 70, 70 बराबर है। इसके बाद आपको यह लिखना होता है न्यू इक्वेशन। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एग्जाम में पूरा लिखना, कहीं शॉर्टकट एग्जाम में नहीं लगानी है। तीसरा, इसे इक्वेशन क्या देखिए, ऊपर से पढ़ते हैं। पेड कमीशन ₹2,000। तो कमीशन के लिए हमने बताया था एक्सपेंसेस कोई भी हो, पेड है ना, ये क्या लिखा है, पेड कमीशन। कमीशन पे गया तो खर्चा हो गया, खर्चे के लिए कोई कॉलम नहीं बनता है, कैश कैपिटल में से माइनस करते हैं। तो बस सिंपल आप लिखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, पेड कमीशन या कमीशन पेड। ₹2,000 दिया तो कैश में से 2,000 माइनस होगा, बाकी कॉलम अनअफेक्टेड रहेंगे एसेट साइड का, और इधर कैपिटल में से 2,000 माइनस होगा। कोई भी खर्चा होगा कैश और कैपिटल में से आपको उसे माइनस करना होगा। अब टोटल इसका करेंगे तो ये आ गया 38,000, ये 30,000, और कैपिटल रह गई आपकी 68,000। चेक कर ले, 38 और 30, 68, 68 बराबर है। फिर यहाँ पर आपको लिखना है न्यू इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन से आपको हमेशा बैलेंस निकालना पड़ेगा हर ट्रांजेक्शन के बाद, और न्यू इक्वेशन लिखना पड़ेगा। अब फोर्थ क्या है ट्रांजेक्शन देखिए, फोर्थ है सोल्ड गुड्स टू अरुण वर्थ ₹25। अरुण को 25,000 रुपए की गुड्स बेची। तो इससे क्या होगा, पहले तो आप शॉर्ट में लिखते हैं सोल्ड गुड्स, बिल्कुल ट्रांजेक्शन जहां पर है वो थोड़ा सा लिखिए, बिल्कुल कोई ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। और उनको गुड्स बेची, तो इसका मतलब उधार बेची हमने, कितने की बेची है, 25,000 रुपए की। 25,000 की गुड्स आप यहां से माइनस कर दें, ठीक है, और आप डेटर में इसको प्लस करते हैं, तो दोनों आपके जो ट्रांजेक्शन है वो एसेट साइड में हो गए। तो लायबिलिटी में आपको कुछ लिखने की जरूरत है, अगर एक ही साइड में ट्रांजेक्शन हो रहा है तो सेम वैल्यू से प्लस माइनस होगा। दोनों साइड में जा रहा है तो एक जगह प्लस, एक जगह, दोनों जगह प्लस है, दोनों जगह माइनस है। ठीक है, टोटल करेंगे 38, 5,000 का स्टॉक बचेगा, 25 के आपके अब डेटर बचे, 68,000 आपकी कैपिटल अभी भी है। यहां हम फिर लिख देंगे न्यू इक्वेशन। फिफ्थ इक्वेशन क्या है इसको पढ़ देते हैं। देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम आदर्श वर्थ ₹12,000। आपने गुड्स खरीदी 12,000 रुपए की आदर्श से। तो थोड़ा सा आप पहले रेफरेंस दे दें यहाँ पर, परचेज गुड्स 12,000 रुपए की गुड्स खरीदी है, तो आपके पास गुड्स तो आ गई, तो आप प्लस करते 12,000। और नाम दिया हुआ है तो उधार खरीदी है, उधार खरीदी तो क्रेडिटर्स बन जाएंगे आपके, तो आप क्रेडिटर में 12,000 रुपीज लिखिए। उसके बाद फिर आपको क्लोज कर देना है, यानी बैलेंस कर देना है इनका टोटल करके।
कैश 38 ही है, कोई चेंज नहीं है। स्टॉक आपका बढ़ करके अब 17,000 हो गया। 25,000 के डेटर्स है। 68,000 आपकी कैपिटल है। 12,000 रुपीज आपका क्रेडिटर हो गया। देखो 68 और 12 80,000 हो गया। अब 38 और 17 55, 55 और 25 80। ये बिल्कुल ठीक चल रही है। यहाँ लिखेंगे न्यू इक्वेशन और फिर सिक्स इक्वेशन के लिए हम लिख लेते हैं। देखिए सिक्स इक्वेशन क्या है। रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम कुणाल ₹3,000। कुणाल से इंटरेस्ट मिला 3,000 रुपया। तो ये इंटरेस्ट हमारे को मिला है ना, तो इनकम है हमारा। इनकम को क्या करना है, आपने ऐड कर देना है कैश और कैपिटल में। तो यहाँ लिखिए आप शॉर्ट में रिसीव्ड इंटरेस्ट। तो 3,000 रुपये कैश बढ़ जाएगी आपको इंटरेस्ट मिलने से। ये सब कॉलम ब्लैंक रहेंगे और कैपिटल में भी 3,000 रुपये आपके बढ़ जाएंगे। आगे कॉलम ब्लैंक। फिर इसको हम टोटल करेंगे, यानी कि बैलेंस निकालेंगे। हर एक क्वेश्चन के बाद जो निकालते हैं 41,000 कैश हो गई। 17,000, 25,000 में कोई चेंजेस नहीं है। 71,000, 12,000। फिर यहां लिख देना हमने न्यू इक्वेशन। सेवंथ इक्वेशन देखेंगे उसके बाद। देखिए सेवंथ इक्वेशन में सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10 फॉर 15। 10,000 रुपए की गुड्स हमने नगद बेची है 15,000 रुपए। इसमें प्रॉफिट हुआ है, बेनिफिट हुआ है, गेन हुआ है। हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे शॉर्ट में बिल्कुल सोल्ड गुड्स। सोल्ड गुड्स। देखिए 10 के गुड्स 15 में बेची नगद, तो आपके पास कैश तो 15,000 रुपए आ गई, तो +15,000। और गुड्स आपके पास से गई 10,000 रुपए की, तो -10,000। अब देखिए एक ही जगह पर आपने प्लस माइनस तो कर दिया, लेकिन 5,000 ज्यादा हो रहा है ना प्लस, तो जो प्रॉफिट हुआ है 5,000 रुपए यहाँ लिखते हैं कैपिटल में। यहाँ हम 5,000 रुपए ऐड कर देंगे। इन कॉलम में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर बैलेंस निकालेंगे इनका वापस। ये हो गया अब हमारे पास 56,000 कैश का टोटल। और स्टॉक हमारे पास रह गया अब 7,000। 25,000 आपके हो गए डेटर्स। 76,000 कैपिटल। और 12,000 हो गया आपका क्रेडिटर्स। यहाँ फिर लिखेंगे हम न्यू इक्वेशन। एट्थ इक्वेशन के लिए फिर बनाते हैं कॉलम। एक मार्क कर लेते हैं रेंट आउटस्टैंडिंग। देखिए रेंट आउटस्टैंडिंग, अगर रेंट पेड होता है तो एक्सपेंसिव होता है, कैश कैपिटल में माइनस होता है। देखिए रेंट आउटस्टैंडिंग है 5,000, लेकिन रेंट आउटस्टैंडिंग आपने लाइबिलिटी होगा, तो आप क्या लिखेंगे, रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग आपको, कैश तो गई नहीं है, कैश में कुछ नहीं करना है आपने, लेकिन खर्चा तो हो गया है ना, खर्चा ड्यू हो गया, आपने पेमेंट नहीं किया, तो कैपिटल में से आप 5,000 रुपये माइनस करें। लेकिन कैश तो गई नहीं है, तो आप क्या करेंगे, लाइबिलिटी क्रिएट होगी 5,000 रुपीज रेंट आउटस्टैंडिंग के कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद फिर हमें इसका टोटल कर लेना है। देखिए कैश अनअफेक्टेड है, जितनी पहले थी उतनी 56, स्टॉक भी 7, डेटर 25, 71,000। अब आपकी कैपिटल कम हो गई थोड़ी सी 5,000 रुपए से, 12,000। और रेंट आउटस्टैंडिंग आपका 5,000। फिर यहाँ मार्क कर लेंगे न्यू इक्वेशन। नाइन्थ इक्वेशन के लिए हम मार्क करते हैं। देखते हैं नाइन्थ इक्वेशन क्या है। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम फॉर 1 मंथ। कैपिटल पर इंटरेस्ट डालना है आपको एक महीने। तो देखिए कैपिटल पर इंटरेस्ट डालेंगे, वो आपको जो ओपनिंग कैपिटल होता है उस पर डालना होता है। तो यहाँ मैं निकाल देता हूँ, पहले आईओसी मालूम करना पड़ेगा कितना है। 70,000 कैपिटल है, 6% आपको डालना है। 6% पर एनम, यानी कि साल का 6%। तो आपको एक महीने का डालना है, तो आप एक महीने का निकाल 1/12। ये 2 जीरो कैंसिल, 6 से काटेंगे 2 से 700 काटोगे 350, यानी कि 350 रुपए इंटरेस्ट कैपिटल आपको प्रोवाइड करना है। देखिए क्या होगा इसके लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आप क्या करेंगे, इन कॉलम्स में कुछ नहीं करना। कैपिटल में
आपको क्या करना है, माइनस करना है 350 रुपया, ये सब ब्लैंक रहेंगे, और कैपिटल में ही प्लस कर देना है। ऐसा इसलिए करते हैं कि ये बिजनेस के लिए खर्चा है, और खर्चे कैपिटल में से माइनस होते हैं, लेकिन इस खर्चे की वजह से कैपिटल इंक्रीज भी होगी क्योंकि ये ओनर को मिलेगा, तो इसलिए प्लस भी कर देंगे, तो इफेक्ट इसका नलीफाई हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको दिखाना पड़ता है बस एक बार प्लस माइनस करके। ऐसे इंटरेस्ट ड्रॉइंग का भी होता है। इंटरेस्ट ड्रॉइंग बिजनेस में इनकम होती है इसलिए प्लस करते हैं, लेकिन कैपिटल माइनस हो जाते हैं क्या, इसलिए माइनस कर देते हैं। तो देखिए आप टोटल 56,000, 7,000, 25,000, ये अनअफेक्टेड क्योंकि जितना प्लस किया उतना ही माइनस हो गया, 12,000, और रेंट आउटस्टैंडिंग है 5। ये लिख दें आप न्यू इक्वेशन। अब लास्ट इक्वेशन 10 क्या है देखते हैं। लास्ट इक्वेशन है गुड्स कॉस्टिंग 1,000 पर लॉस्ट बाई फायर। 1,000 रुपए की गुड्स आग लगने से नुकसान हो गया, यहां लिख देंगे हम लॉस बाई फायर। गुड्स लिख देता हूं यहाँ पर कि गुड्स का लॉस हुआ है फायर से। तो 1,000 रुपया आपको स्टॉक में से कम कर देना पड़ेगा, गुड्स आपके पास डिस्ट्रॉय हो गए, और 1,000 रुपया आपका कैपिटल में से भी कम हो जाएगा क्योंकि आपको नुकसान हुआ है गुड्स का। ये आपके कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद हम इसका टोटल करेंगे और लास्ट इक्वेशन है बंद कर देंगे। देखिए अब आप लिखे यहाँ पर 56,000, ये आ गया आपका 6,000, 25,000, 70,000, 12,000 और 5। तो इसको जो लास्ट इक्वेशन है इसको लिखते हैं फाइनल, या कुछ लोग लास्ट लिखते हैं, लास्ट में लिख सकते हैं लास्ट इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन या लास्ट इक्वेशन। तो देखिए जब आप सारी इक्वेशन बना लें तो कुछ कुछ टीचर्स क्या करते हैं उसके बाद है कि बैलेंस शीट बनवाते हैं, तो वही हमने ड्रॉ कर लिया अभी। बैलेंस शीट बनवाते हैं तो इससे क्या होगा कि आपके तो चेक भी हो जाएगा कि आपने इक्वेशन आपकी बैलेंस हो रही है नहीं हो रही है, ये भी हो जाएगा, और एक अच्छा प्रेजेंटेशन भी रहता है। अगर आपको इसमें बनवाते हैं तो आप बनाना, नहीं तो आप पहले इन तीनों को जोड़ करके देख लेना, इन तीनों के बराबर होना चाहिए, यानी कि एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होना चाहिए। तो हम ये बैलेंस शीट बना रहे हैं, अगर आपको इसमें बनवाते हैं तो आप बनाते हैं ना, नहीं तो आप वैसे ही जोड़ के देख लेना। ए साइड एसेट की होती है, इस साइड को कैपिटल प्लस लायबिलिटी बोलते हैं। अब आप देख लें कि कितने आपने आइटम्स इसमें यूज करें एसेट लायबिलिटी के। कैश स्टॉक डेटर, तीन आइटम आपके एसेट साइड के हैं, तो उनको हम पहले लिख लेते हैं। कैश, स्टॉक और डेटर्स, ये तीन आइटम्स है। तीनों का बैलेंस भी आपको पता है, 56,000 कैश में है, 6,000 स्टॉक है, 25,000 आपका डेटर्स है। तो साथ साथ टोटल कर लेते हैं इसका। देखिए 56, 70, 81, 87,000 आएगा इसका, 87। अब उतना ही अगर वहां भी आ जाता है तो आपका इसका मतलब काम ठीक है। देखिए अब वहां क्या क्या बैलेंस है देख लीजिए, जो आइटम हमने यूज करें, कैपिटल, क्रेडिटर्स और रेंट आउटस्टैंडिंग, ये तीन हमने यहाँ डाल देने हैं। यहाँ लिखेंगे हम कैपिटल, क्रेडिटर्स और रेंट आउटस्टैंडिंग, ये तीन आइटम लाइब्रेरी साइड है। देखिए बैलेंस कितना है, 70,000 कैपिटल है, 12,000 क्रेडिटर्स है और 5,000 रेंट आउटस्टैंडिंग है। इसका भी टोटल करते हैं, अगर बराबर आ गया तो आपका काम है बिल्कुल सही। ठीक है, 70 और 12, 82, 82 और 5, 87 बराबर आ गया। तो इसका मतलब है कि अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी बिल्कुल सही बनी, अगर बैलेंस शीट सही आती है। अगर आपको बैलेंस शीट नहीं बनवाते टीचर तो आप वैसे ही छोड़ करके देख लेना,
इन तीनों का टोटल इनके बराबर आ गया तो ठीक है। तो ये अकाउंटिंग क्वेश्चन का तरीका बच्चों करने का। अच्छी तरह से क्वेश्चन को देखिए, समझिए। कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएगा, उसको देख लीजिए। और चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।